अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। फातिज बीतस हूँ। 18 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई शुगर की। मुझे 2004 में शुगर डायग्नोज हुई थी और फिर जैसे डॉक्टरों ने कहा कि जिस सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है, हम खाते रहे। लेकिन 2022 में अल्लाह ने मुझे शऊर दिया और मैंने दवाइयों से जान छुड़ाई। और फिर वो जो शऊर था, मैंने पूरे पाकिस्तान में उसको फैलाने का जिम्मेदारी ली। हमारी टीम में 2 मसीहा हैं, 2 डॉक्टर हैं, एफसीपीएस है, माहिरीन ज़ियाबीतस है। हमने इस शऊर को फैलाने के लिए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की है। पॉडकास्ट हमें तकरीबन पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। हमारा कंटेंट जो है वो वायरल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट का मौजू है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले डॉक्टरों का तारफ। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं डॉक्टर कैसर फारूक हूँ। मैं एफसीपीएस मेडिसिन और शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ। और रेमेटोलॉजी भी तो कर रहे हैं? जी सर, रोमेटोलॉजी बस मुकम्मल होने वाली है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर महबूब अहमद और न्यू हॉस्पिटल लाहौर में मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जबरदस्त। डॉक्टर साहब सीजन 24 स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से इदराक है कि पिछला जो हफ्ता था आप लोगों का बड़ा हैवी गुजरा। आप लोगों ने तो मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए। सर फ़ोन किया, हर टाइम ही पेशेंट बुरा हाल है। सर देखें, उसमें ना जब जिम्मेदारी का एहसास है हाँ, तो उसमें मेरी तो पहले मैं अक्सर ऐसे होता था कि जब कभी सीज़न स्टार्ट होता था तो एक आध छुट्टी कर लेता था कि चलें उसमें पेशेंट का ज़रा फ्लो मैनेज होता है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है वो छुट्टियाँ कम पड़ने लग छुट्टियाँ कम पड़ी। डॉक्टर साहब ये हमारा जो सीज़न 24 है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दिस इज़ आवर हाईएस्ट नंबर। जी ऐसे ही हर सीज़न हमारा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, डे बाय डे डे बाय सीजन 23 जो था हम समझते थे कि जी वो हाईएस्ट है, एवर हाईएस्ट है। सीजन 22 एवर हाईएस्ट था। ये सीजन 24 जो है ये भी एवर हाईएस्ट है। ठीक है, लोग पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है जी हमारी बात सुन रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इस ग्रुप में अमेरिका, कनाडा, पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्वे से हैं, डेनमार्क से हैं, सऊदी यूके अरेबिया से हैं, ठीक है, और गल्फ फिर गल्फ ऑस्ट्रेलिया से भी हैं इसमें। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। और इन पाकिस्तानियों को हम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रस्ट है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनकी फैमिली तक भेज रही है। मतलब अगर हमने एक पिछले सीज़न में था बेटा तो अब उसकी बहन आ गई है। अगर फादर थे तो उनकी साथ को और रिश्तेदार आ गए, ठीक है, बेटा बेटी आ गए। ये ट्रस्ट हमें हमें जो डिफ्रेंशिएट करता है ना पॉइंट, दुनिया में बहुत लोग हैं जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, हम भी करते हैं। जो चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करती है वो हमारी कस्टमर सर्विस है। बिल्कुल ऐसे ही सर, उससे भी ज़्यादा जो चीज़ हमें डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि ये शुगर एक ग़ज़ाई बीमारी है और ये कोई नहीं बताता। हाँ, ये कोई नहीं बताता। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि मतलब आप ये देखें, इवन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इवन हमारे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आप इन सब पूरे स्पेक्ट्रम में जाके देख लें। अब खैर आगाही आ रही है ऐसा ऐसा, लेकिन जो ज़ोरदार और तगड़ी आवाज़ आपने शुरू की थी कि भाई ये तो दवाइयों के बगैर होने वाला मामला, ये 2 साल पहले की बात है जब मैंने ये शुरू किया। अच्छा, एक तो ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे जैसे बंदे की तो बेइज्जती वैसे ही वाजिब हो जाती है ना लोगों को। हाँ, जी चलते फिरते कर जाते हैं। चलते फिरते कर मतलब जिसकी घर में भी इज्जत नहीं होती वो भी जाते जाते ना हमारी बेइज्जती कर जाती है, ना तो डॉक्टर ना न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन मैं मैदान में खड़ा रहा। आज वो डॉक्टर जो 2 साल पहले हमारा मजाक उड़ाते थे ना, आज वो भी कहते हैं कि यार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट निकाल दो। और सर वो हमारे पास रजिस्टर्ड भी होते हैं अपनी शुगर के लिए। हर सीजन में अभी मेरे पास 2 से 3 जीपीज हैं। अच्छा, 1-2 कार्डियोलॉजिस्ट, एक थी गायनेकोलॉजिस्ट भी आते हैं बाकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सीजन 24 है इसमें मैं स्टैट्स देख रहा था लोगों के कि बीमारियां किस तरह की हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नजर आई है, दैट इज़ गुर्दों के प्रॉब्लम और सीकेडी जो है। बिल्कुल ऐसे इस पे डॉक्टर साहब आज हम स्टार्ट यहीं से लेंगे कि सीकेडी, और ये बेचारे अपने गुर्दों की रेड लगवा के आए हैं। हमारे इस पॉडकास्ट से अगर किसी एक बंदे के भी गुर्दे बच गए,
मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा ही। कामयाब हैं, एज ए टीम हम कामयाब हैं। तो CKD क्या चीज़ होती है, गुर्दों पे शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है, आज हमारा पहला टॉपिक ये है। तो डॉक्टर कैसर साहब, क्या आपके पास कितने पेशेंट अभी आए हैं गुर्दों के? सर अभी हमारा सीज़न जो 24 स्टार्ट हुआ है इसमें कुछ तकरीबन 6-7 पेशेंट्स हैं जो कि CKD यानी कि गुर्दों की दायमी बीमारी को हम बोलते हैं। जब शुगर बहुत ज़्यादा ये CKD बनता क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी उर्दू में आप समझे कि गुर्दों की दायमी बीमारी। दायमी बीमारी, ठीक है। लाइक किडनी की जो डैमेज करने की जो टॉप मोस्ट कॉज है ना, उसमें डायबिटीज़ नंबर 1 है। उसके बाद दूसरी हैं जिसमें कुछ को स्टोन्स होते हैं, कुछ को कोई एक वास्कुलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, या GNA कोई ग्लोमेरुलर हो सकता है, ब्लड ब्लड प्रेशर है, लाइक और बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन जो हम आज बात करेंगे वो है CKD जो कि शुगर के साथ रिलेटेड। शुगर की वजह से। तो शुगर की वजह से ये होता है कि जिनकी शुगर ख़राब रहती है लंबा अरसा, तो उनके किडनी फेलियर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ओके तो उसमें सबसे पहले इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्रोटीन पेशाब में। पेशाब में सबसे Okay. पहले जो टेस्ट हम लोग वैसे रूटीन में RFTs करवाए जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रेटिनिन को देखा जाता है, ये यूरिया को, वो टेस्ट नॉर्मली शुरू में नॉर्मल आ रहा होता है। ओके लेकिन जो इशारा में बताता है शुरू में कि ख़राब होना शुरू हो गया, उसमें माइक्रो एल्बुमिन यूरिया देखते हैं कि प्रोटीन खारिज तो नहीं होना शुरू हो गया, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर का काम करना। Okay. इसलिए जिसमें जो आपके जो फिल्टर है, फिल्टर है जिसमें लाइक इसका काम है कि प्रोटीन को फिल्टर करना, नमकियात को फिल्टर करना। जब किडनी के ऊपर आप प्रेशर हर टाइम रखेंगे, आपकी शुगर हर तो टाइम फिल्टर खराब हो गया। फिल्टर आपका खराब हो गया। Okay. तो अब उस फिल्टर को चेक करने का जो सबसे पहला पैमाना है कि आपके लिए किडनी सही काम कर रहे हैं या नहीं काम सही कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रोटीन यूरिया को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। प्रोटीन यूरिया ये टेस्ट होता है? ये टेस्ट होता है कि स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया जैसे बोला जाता है, कुछ पे एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो। हमारा पॉडकास्ट सुन के लोग कौन सा टेस्ट, वो एग्जैक्ट नाम बता दें कि ताकि उनको गुर्दों की समझ आ जाए। नॉर्मली हम जो टेस्ट जो रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, RFT जिसमें क्रेटिनिन देखना होता है। ओके। और दूसरे नंबर पे स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। कुछ लैब्स माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करती हैं, कुछ एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो करती हैं। ओके, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली बहुत माइनर लेवल के प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट करता है, जो कि लाइक ऑब्वियस नहीं नजर आता, ओके, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में है, जो कि यूरिन का एक सैंपल आपका कलेक्ट लेकिन करते जो हैं। प्रोटीन वाला सैंपल होता है, प्रोटीन कहाँ से पता चलता है, कौन सा टेस्ट से? ये यूरिन से, पेशाब के टेस्ट से। जो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं, कंप्लीट एग्जामिनेशन में भी इवन नहीं आती ना। ओके जो कंप्लीट एग्जामिनेशन उसमें तब आएगी जब ऑब्वियस प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो। ओके ये माइनर लेवल पे है, सबसे जो इनिशियल स्टेज पे है, उस टाइम पे देखा जाता है इसमें। ओके तो उससे उसकी लेवल होते हैं, कुछ लेवल्स में 0.3 होता है, कुछ में 30 होता है। ओके उससे ज्यादा तो वो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया की रेंज में आ जाता है। ओके तो ये पहली स्टेज है जिसमें गुर्दे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ये इशारा होता है कि अब आप संभल सुधर जाएं जाएं, और उस लेवल पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर ये उससे ज्यादा होना शुरू हो जाता है डे बाय डे, तो फिर समझें कि ये फिर RFT जो रीनल फंक्शन टेस्ट उनको भी डैमेज करेगा, गुर्दों को अंदर से और मजीद डैमेज करेगा, ओके। जिससे फिर फेलियर की तरफ एक सफर रवाना होता है। बट स्टार्ट जब फिल्ट्रेशन गुर्दों की मुतासर होती है, उससे लेकर डायलिसिस तक या एंड फिर स्टेज जो है वो ये हीमोडायलिसिस कितना है। टाइम लगता है? सर ये डिपेंड करता है। अगर आप सपोज रीजन इसके पीछे डायबिटीज है, अगर आपने शुगर कंट्रोल करने की तरफ ध्यान ही नहीं देना एक पेशेंट ने, और वो मुसलसल ही खराब रहना है, तो कुछ में 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं। ये नहीं डिपेंड करता है, तो शुगर पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस लेवल पे पकड़ा है। और ये प्रोटीन यूरिया अगर आपका डिटेक्ट हो गया और उसका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया और इसकी मेन रीजन को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप इस प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब, आपके पास जितने भी पेशेंट आए हैं सीजन 24 के, CKD के कितने लोग हैं? सर उसमें 6-7 लोग हैं जो CKD के हैं, जिनका क्रेटिनिन 1.6, 1.7, 1.8 कितना होता है मैक्सिमम? कुछ लैब्स में 1.1 से 1.3 होता है, Okay. कुछ में 1.2 होता है। लेकिन ये यूनिट रेंज जो भी होती है उससे एक्सीड करके। एक्सीड्स जब लेवल Okay. ज़्यादा होता है। तो CKD की 5 स्टेजेस होती हैं, जो कि हमने फिर वो GFR ऐसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। EGFR है? जी कोई तरह का एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट Okay. बोला जाता है। फिर वो निकालना होता है कि स्टेज कौन सी है, अच्छा और बाकी इसके साथ प्रोटीन यूरिया को कैलकुलेट करना होता है कि वो किस Okay. लेवल का है। फिर हमने डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर महबूब साहब, जी सर। आपके पास अभी कितने पेशेंट आए हैं जिनको CKD है? सर मेरे पास भी 5-6 पेशेंट आए, और अनफॉर्चुनेटली शुगर जब इस मुकाम पे पहुंच जाती है कि वो गुर्दों को डैमेज होना शुरू कर दे, अगर कोई उसकी उस लेवल पे भी आंखें नहीं खुलती, फिर सर आपका वो सवाल कि कितनी ड्यूरेशन है, फिर उसके लिए उसके बाद 6 महीने काफ़ी है अच्छा। गुर्दों के बिगाड़ के लिए।
मैं आपको एक पेशेंट जो अभी सीजन 24 में एनरोल हुए हैं, उनको एक हफ्ता पहले पता चला है कि उनके गुर्दों की क्रेटिनिन 1.5 पे है, जो कि नॉर्मल आखिरी रेंज उसकी होनी चाहिए थी 1.3, ओके उनकी थी 1.5। अच्छा, उन्होंने एक हफ्ते बाद टेस्ट करवाया तो वो 2 पे पहुंच गई। ओके ठीक है, अब 2 पे वो हमारे पास एनरोल हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपने अभी जो टेस्ट करवाए हैं ना, ये किसी लोकल लैब से, आप किसी अच्छी लैब से करवाएं। अगले दिन ही उन्होंने किसी अच्छी लैब से 1-2 दिन बाद करवाया, तो वो 2.45 पे पहुंची। मतलब इतनी तेजी से ये इतनी तेजी से उनकी शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। लेकिन अब शुगर कंट्रोल करने का क्या फायदा हुआ? अब देखें ना सर, यही तो बात है कि टाइम है। इससे पहले जब नेचर आपको टाइम दे रही है, और एक और बात सर, अगर कोई बंदा टेस्ट नहीं करवा सकता तो बड़ा एक आसान उसे टिप दे सकते हैं। अगर किसी के पेशाब में झाग आ रही है, ओके, तो इट मींस कि वो वैसे प्रोटीन है। डॉक्टर साहब पेशाब में झागी आनी और की आता है? ना 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 ना, अच्छा? सर पेशाब में पानी आता है। अच्छा, इस टेस्ट कराना पड़ता है। सर वो देखें, उसमें ना झाग ज्यादा आ जाती है अच्छा। और बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो वो जब कोमोड में देखता है तो उसे बहुत सारे बुलबुले नजर आते हैं। ओके, इसका मतलब है ऐसे ही होगा जैसे किसी ने यूरिन के अंदर सर्फ डाली और झाग बन ओहो, जाती है। अच्छा अच्छा। तो अच्छी खासी झाग बनी होती है। अब किसी को अगर झाग ज्यादा आ रही है, दोस्तों, पेशाब में अगर आपके झाग आ रही है, बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं, जैसे उसमें सर्फ एक्सल डाला हुआ है, तो समझ लें कि गुर्दों की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो लैब में जाना जरूरी है। जी सर। जी बिल्कुल। अच्छा, लैब पे जाने के बाद आपने 3 टेस्ट हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो RFTs, जैसा कि डॉक्टर कैसर ने कहा, और उसके बाद यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और तीसरे नंबर पे यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल्स। ओके, इसके बाद हमें पता चल जाता है कि गुर्दों ने वाकई डैमेज करना शुरू कर दिया हुआ है, या किसी और वजह से भी तो झाग आ सकती है। अगर किसी ने ज्यादा वर्जिश की हुई है उस वजह से भी आ जाती है, उस वजह से उस वजह से एक्सरसाइज से आ जाती है, पानी की कमी की वजह से ऐसा मामला हो जाता है, या इवन सम वैसे डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन होता है, पेशाब आंदा ही कोई, तो झाग कितों आएगी? सब फिर सिर्फ झागी आती अच्छा, लोग कह रहे हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि यार किसी मेडिकल टीम हो या थिएटर कम कर दे उसमें। सर देखें, इसी प्यार से ही हम अब पूरा ग्रुप चलाते हैं। अच्छा, और बोर नहीं होते। इवन हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक कोई 2,500-3 हजार सवालों का जवाब देना होता है, और हम ऐसे ही हंसते खेलते बिल्कुल सवालों के जवाब दे देते हैं। अगर हम स्ट्रेस लेना शुरू कर दें तो ये तो फिर ग्रुप ना चले। ये ग्रुप ना चले। तो डॉक्टर साहब, CKD पे हम बात कर रहे थे। जी सर। जी सर। एक दफा जब शुगर ने आपके गुर्दों की रेड लगा दी, एक दफा सर अगर डैमेज होना शुरू हो जाए ना, तो ये रिवर्सिबल है? सपोज अगर तो प्रोटीन यूरिया आ रहा है ना, तो उस लेवल तक तो ये रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। प्रोटीन यूरिया लाइक आ रहा, प्रोटीन खारिज होना शुरू हो ओके, गया। तो अगर रिवर्स, क्रेटिनिन डैमेज यानी खराब होना शुरू हुई, ओके, जब गुर्दे का ये टेस्ट RFTs खराब होते हैं ना, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रेटिनिन शामिल है, तो उस टाइम पे फिर हम इसको रोक सकते हैं। रोकने का मतलब ये कि इसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज किसी की लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता टोटल 100%, अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जिस पे आप लाइक किसी का 1.6 क्रेटिनिन था और आप उसका बिल्कुल नॉर्मल कर दें। ओके, अब कुछ एक्यूट फैक्टर्स होते हैं, लाइक किसी को कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से खराब हो, तो वो रिवर्स हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो दायमी बीमारी की वजह से जो 3 माह से किसका ज्यादा क्रेटिनिन रह रहा हो, तो उसे हम दायमी बीमारी कहते हैं। Okay. किसी का RFTs थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है, या कोई डिहाइड्रेशन हुई है, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, वो एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो टोटली रिवर्स हो जाते डॉक्टर हैं। साहब, पिछले जो पॉडकास्ट में आपने जिगर के ऊपर जो बताया था, वो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट था, बड़ी उस पर पजीराई हुई है लोगों ने। लेकिन आज CKD उससे ज़्यादा हालांकि डेंजरस है, लेकिन थोड़े थोड़े ढीले ढीले लग रहे हैं सर आपको। तुसी आज जो ड्राई फ्रूट जी चुक देते हो अच्छा, तो इस बात से मैं- मट्ठा मट्ठा CKD दस रहे हो, ठीक है? आज मैं सोचा कि आज मैं CKD ना रहा नहीं हूं। डॉक्टर साहब, माना कि वो ड्राई फ्रूट आपको नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी महंगी है भाई साहब। अच्छा। ये चेरीज है, देखिए ये लेकिन बड़ी सर महंगी है। चाह दे नाल ते नहीं मजा करा अच्छा, चाल तुसी असल जो काजू के शौकीन हो गए, काजू बड़ा महंगा पै रहा है, काजू बहुत महंगा है, और काजू स्टूडियो तो भी महंगा है। काजू तो स्टूडियो का रेंट से भी महंगा है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम मैं आपको काजू खिलाऊंगा,
आप ना जरा खुल के बताएं सीकेडी, और ये सीकेडी जब हो जाए तो डायलिसिस पे जब बंदा जाता है तो वो जो मिजरी है ना सर इसमें ये है कि लाइक अभी तो हमने स्टार्ट लिया था ना कि प्रोटीन यूरिया आएगा, फिर गुर्दे का टेस्ट खराब होना शुरू होगा, और आरएफटी जब आपके लाइक 2-3 के क्रेटिनिन जाना शुरू होता है, जब ये 4-5 को टच करता है ना, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपने एक एवी फिस्टूला होता है वो बनवा लें। इसमें शरियानों का ऑपरेशन किया जाता है। इधर लाइक ये एल्बोज भी होती हैं कुछ के, और इधर कलाई पे। कलाई वाले हिस्से में, अच्छा, रिस्ट के एरिया में जो खून की शरियानें होती हैं हम्म। उनको जोड़ा जाता है ऑपरेशन ओके, के ओके। जरिए। क्योंकि जब नॉर्मली पेशेंट का एकदम डायलिसिस करना पड़ता है तो उसमें तो जो खून की शरेआन होती है गर्दन के पास, उसमें नाली डाली जाती है जिससे डायलिसिस करते हैं, डबल ह्यूमन कैथेटर उसे बोला जाता है। तो वो अक्यूट स्टेज में, इमरजेंसी स्टेज में है। लेकिन डॉक्टर्स आपका माइंड में एक तब से करना शुरू कर देते हैं जब आपका क्रेटिनिन 5-6 के करीब जाना शुरू, तो उन्हें होता है कि किसी टाइम भी अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लाइक खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी होती है उस टाइम एवीएफ आपका ऑलरेडी बना हो, और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाते हैं जिसमें कार्डियोथोरैसिक सर्जन होते हैं वो बनाते हैं। और ये ऑपरेशन जब एक दफ़ा होता है तो उसमें फिर कुछ टाइम लगता है इसको वर्किंग होने में, लाइक 6 हफ्ते से 2 महीने तक इसको वर्किंग कैपेसिटी में आने के लिए इसका, और ये बड़ी पेनफुल भी होता है। लाइक इसको बार बार वो फिर इसमें अगर ख़राब हो जाए, स्टॉप हो जाए, वर्किंग ना कर रहा हो, तो फिर वो बार बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है इसी की। बाकी इसकी अजियत ये है कि लाइक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवाना पड़ता है। 2 से 3 दफा 3 हफ्ते में लाइक स्टार्ट में जो मतलब हर दूसरे दिन? लाइक हफ्ते में अगर सपोज तीसरे दिन या दूसरे दिन आपको करवाना है और रेगुलर करवाना है, अगर किसी का डायलिसिस मिस हो जाएगा तो वो एक अपनी कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। लाइक उसमें फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में पानी की ज्यादती हो जाएगी, मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में, टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जहर जो है बढ़ना टॉक्सिक शुरू मटेरियल ज्यादा होगा। तो इसकी में अलामात शुरू में वैसे पेशेंट को जो हो सकती हैं कि सीकेडी का अलामात से कैसे पता चल सकता है, उसमें यह कि भूख कम लगना शुरू हो जाती है। सीकेडी जिन लोगों को है उनको भूख कम लगना भूख शुरू कम लगती है ओके। बेसिकली यूरिन पेशाब में, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जाग आनी शुरू हो गई। फ्रॉथ आना शुरू हाँ। हो जाती है, जाग आना शुरू होती है। दूसरा भूख खत्म हो जाती है इसमें। कुछ लोगों में लाइक गलूदगी आना शुरू हो जाती है, ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा नेल का कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, लाइक इनमें आधी वाइट होंगे और आधे रेड होंगे। लाइक इसमें ना कलर चेंज हो जाता है नेल्स, मतलब नेल दरमियान में आ जाता है? दरमियान में, इधर से साइड से ऐसे सर। हॉरिजॉन्टल। अच्छा, लाइक इसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके आधा अलावा सफेद आधा लाल। इसके अलावा गुर्दे जब डैमेज होते हैं तो इसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि गुर्दे का में एक खास एक केमिकल होता है जिसे एक एंजाइम होता है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती गुर्दे के ज़रिए, तो उसकी कमी हो जाती है, जिससे फिर खून की कमी होने की वजह से फिर जो अलामात आ सकती हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें फिर हर टाइम चलते फिरते सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ये अनीमिया जैसे हम बोलते हैं। अनीमिया। बेसिकली ये प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डी की कमी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन अच्छा। डी और कुछ नमकियाँ जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उनकी ऊपर नीचे ये हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, ओए होए। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। जब ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ सर ਮੈਨੂੰ क्या मैं मेरा ट्रक और तुसी मेरा और मैं ट्रक नहीं कह रहा कि डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ चार्ज ही हो गए। मुझे तो मैंने वैसे अपने सारे टेस्ट करवाए हो, लेकिन अब तो मैं रेगुलर करवाऊंगा ना, ये आपने मेरा ट्रक निकाल दिया सर। तो सर उसमें यह कि कैल्शियम और फास्फोरस उनकी बेसिकली रेशो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा पोटाशियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोटाशियम बॉडी से निकलता नहीं है। और फिर स्पेशली इन दो चीज़ों के बारे में फिर डाइट के बारे में भी गाइड किया जाता है कि पोटाशियम रिच डाइट से अवॉइड करना होता है इन पेशेंट्स ने, और जो फास्फोरस ये फास्फेट ज़्यादा जिन डाइट्स में होता है उनसे भी फिर अवॉइड करवाया जाता है कि ये चीज़ें Okay. ज़्यादा ना लें। यानी कि शुरू में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सीकेडी की अलामात जांचने के लिए, तो अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा भूख, अनीमिया का मतलब सर चकराएगा, आंखों के लाइक कमजोरी होगी Okay. उसमें, लाइक एक तो थकावट बहुत ज्यादा होगी, Okay. टायर्डनेस, फटीग हर Okay. टाइम होगी, दिल की धड़कन चलते हुए ये तेज जो हो आंखों के सकती आगे है। अंधेरा आ जाता है उठते बैठते, ये अनीमिया का? वो हो सकता है अनीमिया की वजह से, लेकिन और बहुत सारी वजूहत अच्छा, है और उसकी। ठीक है। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी है, वीकनेस की वजह से भूख प्यास कम लग सकती है, और पेशाब में झाग आ सकता है, पेशाब कुछ लोगों में कम भी हो सकता है। ये जो पाँव सूज जाते हैं, ये इसी के साथ? ये जब ओवरलोड यानी किडनी बिल्कुल फेलियर की तरफ जब चला जाएगा उसमें हाँ। फिर पाँव सूज जाते हैं, लाइक पानी ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड जिसे हम Okay. बोलते हैं, पानी की ज्यादती हो जाती है जिस्म में। Okay. तो ये कुछ अलामात हैं जिस पे हम देखते हैं कि ये हो सकती हैं सीकेडी के साथ। फिर इसके ट्रीटमेंट में एवीएफ का बताया कि लाइक जब आपकी 5-6 से ज़्यादा क्रॉस करता है, सीकेडी 3 से ज़्यादा जब जाती है स्टेज, तो उसमें फिर
AVF यानी कोई ऑपरेशन का एडवाइस किया जाता है कि आप ऑपरेशन करवा ले, लाइक चैनल खून की नालियों का, ताकि इन केस इमरजेंसी हो तो डायलिसिस की सहूलत मौजूद हो। ओके हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा डायलिसिस की टेक्निक यूज़ होती है वो हीमोडायलिसिस है, जो ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट होता है, या कि मशीन के साथ अटैच किया जाता है पेशेंट को, जिसमें उनका पूरा ब्लड एक दफ़ा रन करता है, जिसमें टॉक्सिक मटेरियल जो है वो निकाले जाते हैं और बाकी फिर ब्लड दोबारा सर्कुलेट करके बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ जगहों पर पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, जो कि पेट की में नाली डाली जाती है, तो उससे डायलिसिस किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हीमोडायलिसिस है। इसकी फिर अपनी अजियतनाक जो कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस की बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक तो बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 4 to 5 आवर्स का सेशन ऑलमोस्ट होता है, जो कि आपने हफ्ते में 2 से 3 रट्टा बार वैसे जबरदस्त लगाया हुआ है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर महबूब ने भी चेरीज खाई है, लोकाट खाई है, इनको भी थोड़ा सा बोलने का मौका दें। ये महंगे पड़ रहे हैं मुझे, ये महंगे पड़ रहे हैं। देखिए जो है ना चेरी का कंटेंट इतना कोई है, चुप करके बैठ जाओ। काजू नहीं नहीं काजू में आपको देखें गर्मी है ना, आप यंग हैं, तो मैं सोचा कि गर्म ना हो जाए ना आप। सर ये गर्म करना है मैंने, तो आपने अंदर से शोले निकलने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर कैसर ने जितना जबरदस्त तरीके से बताया, कॉम्प्रिहेंसिव, और यकीन जाने मेरा तो त्राह निकल गया, खौफ में आ गया हूँ कि गुर्दे खुदा न खास्ता अगर डिसफंक्शनल हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। 3 दफ़ा अस्पताल में जाना, और कितने घंटे तक बैठना होता है वहाँ पे? 4-5 आवर्स 4-5 आवर्स के लिए बैठना। तो इसका मतलब है कि 2 बंदे तो साथ में लग गए, और ये बंदा किसी अब काम का नहीं रहेगा, जिसने हर हफ्ते 2 से 3 दफ़ा जाना है। ये ना जॉब कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता ना। सर मैं जो आपको इससे भी ज़्यादा अगली चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो उसने ये सोचना है, ये फैसला करना है, वो डेली ये फैसला करता है कि मैंने जीना है, और डेली रात को ये सोचता है कि मैंने मरना है। ओए होए होए। सर जिसका गुर्दा काम नहीं कर रहा, पेशाब नहीं बना रहा, अब आप ये देखें कि वो गुर्दे वाली जो मशीन है हीमोडायलिसिस, वो उसका पेशाब बना रही है। ओए होए होए। हर तीसरे दिन उसका पेशाब जाके वो मशीन बनाती है। तो इसमें पेशाब आना बंद हो जाता है? कुछ लोगों में पेशाब की पहले कमी होती है और ऐसा ऐसा पेशाब आना आखिरी स्टेज पे, जब स्टेज आखिरी स्टेज 5 पे पहुंच, पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। एंड स्टेज जैसे बोला जाता है ना, बेसिकली एंड स्टेज रीनल तो डिजीज है। अब मेरे हमसाये में, मतलब हम तो डेली पेशेंट देखते हैं, लेकिन मैं जो आपको भी बात बताने लगा मेरे हमसाये की, वो बेचारे नॉन अफोर्डिंग थे। सबसे पहले तो उन्होंने सिफारिशें करवा के किसी एक सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की एक स्लॉट ढूंढी। ओके, कि आप हमें, इतने ओवरबुक्ड है सर आप ये देखें कोई ऐसा छोटे से छोटा हॉस्पिटल नहीं है जो कि बचा हो डायलिसिस से। हर जगह पे डायलिसिस की भरमार है, इतने यूनिट्स लग रहे हैं डायलिसिस के, गुर्दे धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं, और पीछे शुगर है। मुझे कोई 1.5 साल पहले एक डॉक्टर ने मुझे बोला था, कराची के, उन्होंने कहा था कि अशरफ चौधरी, कराची का ना कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे डायलिसिस की मशीनें ना ऐसे फारिग पड़ी हों जी। आपको बाकायदा इंतज़ार करना पड़ता है। गुर्दों के फेलियर के जो मरीज़ हैं वो दूसरे मरीजों की मरने की दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह वो मर जाए ताकि मेरी बारी आ जाए। शेख जायद में हमारे आंखों पे डायलिसिस का बड़ा सेंटर है, तो किडनी का स्पेशलिस्ट हमारे पास यूनिट भी है। सारा रेफरल जो पंजाब को होता है वो शेख जायद में होता है। तो यहाँ तकरीबन 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाता है किसी पेशेंट को डायलिसिस, जो कि सर लाइन में लगने के लिए। जी जी सर, 1.5 साल की लाइन है उसमें 2 आपकी बारी आने के लिए। उसमें 2 ऑप्शंस है, लाइक या पेशेंट को नेक्स्ट एक्सपायर करेगा खुदा न खास्ता, या फिर कोई छोड़ देगा खुद से कि लाइक मैंने डायलिसिस नहीं करवाना, क्योंकि बगैर उसकी कैपेसिटी 30 पेशेंट्स की मशीन 30 हैं, तो 30 के ही एक टाइम पे कर सकते हैं, या उनका जो भी टाइम शेड्यूल है, तो नेक्स्ट आने की 2 ही चांसेस हैं। ये पेनफुल भी होता है डायलिसिस? सर पेनफुल नहीं होता, ऐसा कोई इसकी डायरेक्ट पेन नहीं है, वो तो लोग कंफर्टेबली करवा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल किसी को नहीं पसंद वो प्राइवेट करवाता है। अच्छा प्राइवेट में भी जगह नहीं है। अच्छा प्राइवेट में भी जगह नहीं है? 10,000 रुपए का एक डायलिसिस का एक सेशन है, और 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है जी। वो जो यूरिन आपको फ्री डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 दफा आ रहा है, उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि 10,000 रुपए का बंदा सिर्फ अपना पेशाब करने के लिए जाता है जी। इतना महंगा,
अब आप अंदाजा लगाएं, इन गुर्दों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आपने तो मैं कहता हूँ आंखें खोल के रख दी कि 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है जी, प्राइवेट एवरेज जो सामान बेसिकली लाना होता है ना, जो कैथेटर्स उन्होंने लगाने सारी हैं, चीजें मिला के सारा सामान टोटल में है, जो ओवरऑल जो हॉस्पिटल का बिल एंड पे आता होगा, बाकी आना हॉस्पिटल जाना बिल है, वो आना जाना, टोटल एक बंदे का एवरेज 10,000 अब रुपए का आजकल लग तो हेल्थ जाता है। कार्ड पे कुछ जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जहाँ खुद मैं afford करना प्राइवेट है, की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट प्राइवेट की। तो हफ्ते में 30,000 रुपए, जी, और अंदाजा महीने लगाएं, में हाँ जी, और महीने में 1,20,000 रुपए का सिर्फ आप पेशाब बनवाते हैं अपना। ओह माय गॉड, एक महीने का Yes. लाख सवा लाख का डायरेक्ट खर्चा है डायलिसिस का, Yes. जिसमें से पेशाब बनता है बस। और क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी कॉम्प्रोमाइज होती है। दोस्तों ये सारी शुगर की वजह से है। इसके अलावा सर जो मेडिकेशंस हैं, हाँ। खून बनाने की भी बाहर से टीका लगना है, ओके, लाइक वो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो भी डोज किसी पेशेंट की बनती है वो लगवाना है, ताकि ब्लड तो बना नहीं ना गुर्दे, वो बाहर से हमने वो इंजेक्शन लगाना है। इसके अलावा मेडिकेशन फिर ये जो बाकी डिस्कस की हैं वो लेनी पड़नी है, उनका अपने एक्सपेंसेस हैं। 8 से 10 गोलियां होती हैं सीकेडी के पेशेंट्स में, कम से कम जो उसने डेली डेली लेनी है। डेली लेनी है, और वो 10 गोलियां उसने लेनी है, और उन 10 गोलियों में से कोई ऐसी गोली भी है जो 150-200 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, उसकी डेली की 1,000 रुपए की दवाई है। 30,000 रुपए की उस बंदे ने दवाई लेनी है, 1,00,000 रुपए के उसने डायलिसिस के सेशन करवाने हैं, और फिर वो डेली सुबह सोचता है कि आज मैं दोबारा जिंदा रहूंगा। सर जो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, सर वो फिर सिफारिशें करवाते हैं कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल में किसी तरीके से हम लाइन में लग जाए। डेढ़ बट साल लाइन तक। तो लाइन में जगह होगी तो एक की सर स्वाइस वो लगी, दो की यही तो लगी। डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, लोगों हाँ। के मरने की दुआ हो रही मरने- होती है कि कोई हाँ। मरेगी तो हमें स्लॉट मिल जाएगी। इसमें सर ये डिस्कशन तो हम डराने के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली पर्पस आंखें ये है खोल कि लीजिए। डराने की हम ये हकीकत ये है। हकीकत है, जैसे आप आयोग किसी भी की हॉस्पिटल में जाएं। डायबिटीज को हम सीरियस क्यों कहते हैं कि बेसिकली ये 70 to 80% जो पेशेंट वार्ड्स में एडमिट होते हैं, जितने भी ये रीनल के पेशेंट्स हैं, नेफ्रोलॉजी वार्ड्स हैं, सीकेडी की जितने जो सीकेडी की बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डायबिटीज है। 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज से दोस्तों रिलेटेड है। गुर्दे फेल होने के पीछे 70 से 80% रोल शुगर का है। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, मैं बार बार पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, खुदारा अपनी शुगर को ठीक कर लो। रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा के लिए निकाल दो अपनी जिंदगी से। वो फ्रूट खाओ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से कम हो और ग्लाइसीमिक लोड 10 से कम हो। ये जितने भी आपके पास नीले पीले काले लाल शरबत आ रहे हैं, ये सब आपका सीकेडी का फ्यूचर आपका बना रहे हैं। खुदारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये ना करो। डॉक्टर साहब वजन का भी ताल्लुक गुर्दों के साथ आता है। सर देखें, एक बंदे का जब पानी बाहर निकल ही नहीं रहा, आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा वो दिन में 5 से 6 दफा यूरिन पास करता है, उसकी एवरेज क्वांटिटी 300 ml से 500 ml होती है एक यूरिन की। इसका मतलब है कि 1 से 1.5 लीटर वो रोजाना यूरिन पास कर रहा है। अब वो जब 1.5 लीटर यूरिन पास नहीं करेगा, और आप अंदाजा लगाएं कि उसका डेली का 1-1.5 किलो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो सर जो पानी एक्स्ट्रा है ना बॉडी में, अच्छा, वो निकल कहाँ ही कहाँ नहीं जमा रहा। होना है, पानी अंदर वो जमा पानी होता है निकल ही जिसमें। नहीं रहा बाहर। वो अच्छा। 3-4 जगहों पे इकट्ठा हो सकता है, ओके जिसमें फेफड़ों में जमा हो सकता है, ओके। जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ओके फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। अगर आपका कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बर वक्त उनका डायलिसिस नहीं हुआ और इग्नोर करते रहे कि डायलिसिस नहीं करवाते, फिर वो फ्लूइड ओवरलोड वाली कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा लंग्स के या फेफड़ों के गिर्द हो सकता है, पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है जिसमें पेट फूल जाता है, जिसमें कहते हैं पेट में पानी जमा हो गया। जी असाइटिस जिसे बोलते हैं अच्छा। मेडिकल की टर्म में। और इसके अलावा पीडल एडीमा, जिसमें यानी कि पाँव के गिर्द सारा पानी जमा हो जाता इतने है, इतने पाँव सूज जाते हैं उनके। जिसमें चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने टखने से ऊपर प्रेस करेंगे अंगूठे के साथ, उसमें गड़ा बन जाएगा, जिसे हम पीडल एडीमा बोलते हैं। ओके तो लाइक ये 3-4 जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जब पानी जिस समय इकट्ठा होगा तो वेट डेफिनेटली फिर ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब ये तो शुगर हो गया, बाकी कोई मेडिसिन भी ऐसी हैं डॉक्टर महबूब साहब जिससे गुर्दों पे इम्पैक्ट आता है, गुर्दों की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? सर मुझे ना एक पेशेंट की कॉल आई, वो मुझे कहता है जी डॉक्टर साहब मैं ना ऑगमेंटन खा खा के अपने गुर्दे फेल करा लेने। मुझे वो खुद ही कहता है। ऑगमेंटन तो एंटीबायोटिक्स जी सर, सारी एंटीबायोटिक्स भी खराब कर सकती हैं अगर उनकी डोज वेल मैनेज ना हो। जितने पेन किलर्स हैं, एनएसएड्स हैं, ये अगर आप लंबे अरसे तक ले रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको लंबे अरसे तक, क्योंकि रिमोटोलॉजी डॉक्टर कैसर हैं
उनको पता है कि वो नहीं, पेन आप बॉल उधर ऐसे फेंक रहे हैं कि नहीं। आप मतलब वो कम कर लो यार, सब की होगी मतलब कह रहे हैं आज नहीं जान होना। बूझ के कर, चूंकि ये रेमटोलॉजिस्ट हैं तो आप ये बताएं। नहीं, नहीं। मैं कुछ भी हो जाए मैंने आपसे सुना सर आज सर खाली मजाक सर, कर चलो रहे मैं हैं। दस- हद हरामी रच बस गई है महबूब सर इसमें ना दवाइयों का Okay. ये है कि सीकेडी एक दफा हो जाए उसमें फिर ना जितनी दवाइयाँ कुछ तो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, लाइक वो Okay. देनी समझे गुनाह कबीरा है। ओके, ये Like, कौन सी सर? जिसमें एनसिड्स हैं या बाकी जितनी भी दवाइयाँ सर थोड़ा सा समराइज कर ले मैन लैंग्वेज में एनसेंट क्या चीज होती है? सर पेन किलर जो दवाइयाँ ना हाँ। जिसमें पेनाडॉल सेफ है, बाकी डिक्लोरान है या और बहुत सारे इस group में आ ब्रूफन जाए, टाइप सर Brufen जो है। दर्दों वाली दवाई दर्द- है, हाँ, ये तो जोड़ों के लेना ही- दर्दों के लिए जो ये तो लाइक जब सीकेडी हो जाएगी फिर तो नहीं लेनी। उसके अलावा जितनी एंटीबायोटिक्स हैं कुछ तो हैं जिनकी डोजेज एडजस्टमेंट नहीं होती। हम पहले पेन किलर को जरा कर लें। पेन किलर में पेन किलर बजाते खुद किडनी फेलियर का सबब बनते हैं अगर लंबा टाइम लेते रहें। कितना लंबा? लंबा टाइम सर जैसे अब सपोज कुछ को आदत पड़ गई, लास्ट टाइम हमने स्टीरॉइड्स का डिस्कस किया था, इस तरह कुछ लोगों को ना डिक्लोरान लगवाने की आदत होती है, कहीं इधर दर्द हुआ इधर दर्द हुआ तो डिक्लोरान लगवा लो। चलो डिक्लोरान का टीका लगवा अच्छा। लें। वो डिक्लोरान खाते भी बहुत ज्यादा, निम्स जैसे गोली है, हाँ, लाइक वो लोग 6 महीने साल 2 साल, इवन हमारे पास एक लगातार। पेशेंट वो हमारे वार्ड में आई, वो 18 साल से निम्स टैबलेट ले रही है। लाइक इतना लंबा अरसा लोग दवाइयाँ ले रहे मतलब होते कौन सा हैं दर्द है? सर जोड़ों का दर्द सबसे अच्छा, दायमी मर्ज सर है दिल ना का दर्द नहीं, कोई भी दर्द ना, अच्छा, like, कोई भी। जो सर एक तो वो दर्द है ना जिससे रात की नींद खराब हो जाती है। अच्छा वो वो जो तुसी कहते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले आप हाँ। बता भी रहे थे कि आपको वो दर्द बहुत है आपको। सर वो जिसमें कहते हैं मार डाला सर जोड़ों के दर्द हैं, जिस्म में दर्द है, कहीं भी हों, पट्टों के दर्द हैं, लोग पेन किलर ले रहे होते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर देखे। इवन 6 महीने साल 2 साल 3 साल लोग बिला वजह ले रहे होते हैं बगैर किसी तशखीस के कि लाइक उनका डायग्नोसिस क्या है, पेन किलर की ज़रूरत है या नहीं है। जब हम रूमेटोलॉजी में जैसे पेशेंट को पेन किलर देते हैं, लाइक ये नहीं है कि हम लंबा टाइम देते हैं, थोड़े टाइम के लिए दिया, उनका पेन रिलीफ किया, फिर उसके बाद जो उसकी वजह उसको ट्रीट करते हैं। ओके, लाइक जो वजह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन लंबे अरसे तक पेन किलर आपके गुर्दों को तबाह करते तबाह कर देते हैं। लाइक लोग जो जाते हैं फार्मेसी पे, बताया जी इधर दर्द है, फलान जगह दर्द है, वो पेन मैंने दर्दानी गोली दे दी। हाँ, वो फिर जो उसके पास पड़ी होगी वो दे देगा, और मरीज फिर जब भी उसे दर्द होगा उसके माइंड में स्टोर वाला जो ये डॉक्टर स्टोर वाला आपको वही गोली देगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा मार्जिन है। दूसरा सर ये वो तो एक अलग बात है, लेकिन असल बात है लेने वाला जो बेचारा है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अभी हमने सीकेडी की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की हैं वो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाएगा। शुगर के बाद और ब्लड प्रेशर के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉज है ये जो पाकिस्तान की हद तक पेन किलर के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स, दर्दों वाली दवाइयाँ, दर्द तो हल्की सी ये कंधे दर्द किए हैं तो कोई दूसरा ये है कि खाते suppose रहते एक हैं, पेशेंट खाते- है, उसको डॉक्टर ने फलान दवाई लिखी, उस टाइम आराम आ गया, तो वो पूरी खानदान में फैमिली में चलता रहता है हाँ। कि हाँ वो मैंने अपने वो फैमिली दवाई- ग्रुप में बता देगा यार हाँ बड़ी कि यार अच्छी मैंने गोली ऊपर है। दर्द होया सी तो मैं ब्रूफीन खाती सी। हाँ ठीक तो है। वो फिर लाइक एक देखिए हर दवाई की डोजेज होती है और उसको प्रॉपर टाइम होता है कब लेना है, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और इवन अगर जैसे हमने डायबिटीज़ पर डिस्कस किया कि शुगर को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। इवन आप फिर जो सीकेडी वाला पेशेंट है ना, कोई वो उसकी खुराक पूरी प्रॉपर एक उसकी फिर मॉडिफिकेशंस होंगी डाइट में। हम उसकी अभी दवाइयों खुराक में- पे आते हैं कि सीकेडी हो जाए तो कौन सी खुराक खानी है, सीकेडी से बचने के लिए हमने कौन सी खुराक खानी है, उस पे हम आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो इस वक्त आज सीकेडी गुर्दों पे बताया, इसके अलावा कोई और भी मेडिसिन है जिससे स्टीरॉइड का क्या इम्पैक्ट आता है? स्टीरॉइड का कोई खास है सच किडनी पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन बाकी कॉम्प्लिकेशन पूरी बॉडी सबसे कॉमन सर दर्दों वाली दवाई एनसिड्स हैं या जो मेटल्स हैं जो लाइक ये हकीमों से दवाइयाँ चल रही पुश्ते हाँ। खुल के बोलो ना, पुश्ते उसमें अब कुछ मेटल्स हैं लाइक जो किडनी के बेसिकली जो बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है ना, उसने दवाई कोई भी हो उसने या गुर्दे से निकलना है या उसकी मेटाबॉलिज्म जिगर के थ्रू होनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उन्होंने गुर्दे के थ्रू बॉडी में डाइजेस्ट होके निकलना है, तो वो फिर जो गुर्दे के लिए डैमेज करती हैं लाइक बगैर किसी सोचे समझे दवाई ले रहे हैं तो वो आपकी नुकसान ही एट द एंड देंगी आपको। डॉक्टर साहब हकीमों के कुश्ते हमारे खिलाफ कोई हकीम पीछे ना पड़ जाए, हमें हम सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे कि कुश्ते के अंदर ना क्या चीज़ होती है वो बताता ही नहीं है। सर देखिए एक सफूफ बना होता है, उसके अंदर क्या मिक्स हाँ। है
किसी को कोई पता नहीं है, कोई लेबल नहीं हुआ हुआ, कोई हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल। क्या किस क्वांटिटी में है वो। हाँ, अब लेने वाले ने तो जाके ली, कुछ उसकी लिया। दर्द को आराम आ गया और उसने कह दिया हकीम साहब, या कोई भी कोएक है, या इवन कोई भी हो सकता है ना, लाजमी नहीं हकीम साहब, उसने कहा दी जबरदस्त, मैंने तो सुबह एक कुश्ता लिया था, शाम को ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब सर वो बेचारा लेता रहता है, अगले दिन 2 दिन 4 दिन, उसको जब पता लग जाता है कि उस वक्त मैं रेड लग चुकी होती है। जी, उसको ये लगता है कि अब वो कुश्ता खाता रहता है, ये पूड़ी खाता रहता है, या जो वो बगैर किसी लेबल की गोलियां वो खाता रहता है, तो वो ठीक रहता है। लेकिन टेस्ट उसने क्यों करवा नहीं रहा, या उसका जिगर खराब हो रहा होता है, या खून की या कमी गुर्दे हो रही खराब। है, या गुर्दे खराब हो अगर रहे हैं। इस तरह हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, पहले तो डॉक्टर से मशवरा करें और अपना कुछ टाइम पर टेस्ट करवा लेना। अगर आपको प्रॉब्लम लाइक कोई है, पहली बात है किसी डॉक्टर के मशवरे से लें, वो आपकी प्रॉपर बीमारी की तशखीस करे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर साहब, गुर्दे अगर ख़राब हो जाएं, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाए, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, या जिसको झाग अभी आप बोल रहे थे वो हो जाए, तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसमें मैं जो नॉर्मली मेडिकल स्पेशलिस्ट से डॉक्टर होता है वो ट्रीट कर रहा होता है, या कंसल्टेंट फिजिशियन। जी, CKD 3 तक तो ट्रीट कर कंसल्टेंट रहे फिजिशियन हैं। ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन CKD 3 से जब क्रॉस करते हैं फिर नेफ्रोलॉजिस्ट भी फिर ऑन बोर्ड nephrologist। होता है, ताकि वो डायलिसिस का बर वक्त फैसला करे, क्योंकि डायलिसिस को भी जितना लेट डिले करेंगे उतना बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। उसने टाइमली ये डिसाइड करना है कि डायलिसिस कब इनिशिएट करना है। ओके, लाइक बहुत सारे पेशेंट्स में जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं, कुछ में डिले कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है वो सारी डॉक्टर ओवरऑल का भी पिक्चर पे डिपेंड करता ठीक है है। पेशेंट की। इवन वो फिर किसी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी उसकी मेडिकल कंडीशन पे है। ओके, अल्लाह माफ़ करें जी, जो तरीका आपने सारी चीज़ें बताई हैं, बड़ी आई ओपनिंग है, दिमाग खोलने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला। और कई लोग CKD के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं। बेसिकली अच्छा, ये यूरोलॉजिस्ट का काम क्या है? यूरोलॉजिस्ट बेसिकली किडनी का सर्जन होता है, और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो फिजिशियन होता है। फिजिशियन तो होता है। किसी को CKD है तो उसने नेफ्रोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के अलावा यूरोलॉजिस्ट के पास तब जाना है अगर ऑपरेशन वगैरह की कहीं ज़रूरत है। नाजरीन सुन लें, अगर गुर्दे आपके ख़राब होना शुरू हो गए हैं तो पहला आपका डॉक्टर है जो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, जिसको कंसल्टेंट फिजिशियन कहते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी के डॉक्टर होते हैं, यही माहिर ज़ियातीस भी होते हैं। पहले आपने इनके पास जाना है, और उसके बाद जब CKD 3 पे पहुंच जाए, अब गुर्दों की बीमारी तो एडवांस लेवल पे चली जाए, तो फिर आपने गुर्दों के डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास जाते हैं। एक डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट होते हैं। यूरोलॉजिस्ट बुनियादी तौर पे आपके गुर्दों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं। वो सर्जन होता है, यूरोलॉजिस्ट सर्जन होता है, और जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो फिजिशियन होता है, यानी दवाइयों से इलाज करने वाला बंदा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट ये एक दूसरे का बिजनेस ले रहे होते हैं, सर ले नहीं सकते, देखिए Well, लेकिन ट्रीट कर रहे होते हैं। मेल treat प्रैक्टिस है सर। हाँ। असल में जैसे भी AVF की बात की है, ये फिस्टूला, ये बेसिकली तो आता है कार्डियोथोरेसिक सर्जन के Okay. डोमेन में। यूरोलॉजिस्ट कहीं कर रहे हैं, गलत कर देंगे, फिर फंस जाएंगे, फिर ख़राब कर देंगे, पेशेंट बेचारे से Okay. चार्ज कर लेंगे, अनफॉर्चुनेटली फिर उनको और जगह रेफर कर देंगे। ये मेल प्रैक्टिस। अच्छा, इस तरीके से रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक इसी ये तरह भी एक दूसरे का। इसी तरह अब रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो फिजिशियन है, लाइक हाँ। उसका काम है कि आपकी सर वो ना रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ एक बात पे मुत्तफिक हैं कि पैसे लेने कि ये रंग सफेद है। अच्छा अच्छा, इसके इसका- अलावा वो अच्छा। किसी बात पे मुत्तफिक नहीं है। बेसिकली इनकी दोनों field की बिल्कुल training- अलग अलग है। दोनों की ट्रेनिंग ही डिफरेंट है ना। Okay. लाइक जैसे आर्थोपेडिक है, उसने सिर्फ ऑपरेशन करना है। ओके, लाइक ऑपरेशन वाली जितनी, उसको गिरा है, चोट लगी है, हाँ, वो अब रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए उसे। ओके, रूमेटोलॉजिस्ट के पास मतलब जाए फ्रैक्चर हो गया। तो वो आर्थोपेडिक के डोमेन में है। हाँ, किसी का लाइक घुटना रिप्लेसमेंट होना है तो वो आर्थोपेडिक के पास Okay. जाएगा। अगर आपको वैसे कोई जोड़ों में दर्द है तो फिर आपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। ओके, इसी तरह अगर आपको कि अगर कोई किसी को स्टोन्स है, सपोज किडनी स्टोन्स है और हाँ। वो ऑपरेशन की जरूरत है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली नेफ्रोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करे। ओके, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जैसे न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी है, हाँ, तो न्यूरोलॉजी के लाइक जो ब्रेन फिजिशियन है उसे हम कहते हैं न्यूरो फिजिशियन, हम्म, और न्यूरो सर्जन है उसने ऑपरेशन करना है। बेसिकली दोनों आपस में जिसके पास पेशेंट जाएगा छोड़ता कोई नहीं है, तब तक चलाते रहेंगे जब तक के मरीज मर नहीं जाता खुदा न खास्ता, या खुद कहता है डॉक्टर साहब मेहरबानी करो किधर भेज दो। इसके अलावा पेशेंट को कोई नहीं छोड़ता। सर ये मेल प्रैक्टिस है, ये सब और- बहुत ज्यादा गलत और प्रैक्टिस क्योंकि है। हमारे मुल्क में कोई कानून लागू नहीं है, तो एनीवे। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दे फेल होने से बचने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए,
और गुर्दे फेल हो गए तो फिर कौन सी खुराक खानी चाहिए? अच्छा, जो पहले वाला पार्ट है वो अगर इजाजत दें तो मैं भी थोड़ी सी जी, हलाल कर लूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, और ਅਸੀਂ थोड़ी चेरी खा लिए उतनी देर में आप लोग चेरी खा लें। दोस्तों, कैमरा चूंकि मैं आपका गजाई रहनुमा हूँ, फातिह दियाबीतस हूँ, मैं 80% वाला जो पार्ट है ना कि गुर्दे फेल होने में जो मेजर पार्ट है वो शुगर का है, तो मैं आपको सिर्फ वो वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, आपने शुगर को कंट्रोल कर लें, आपके गुर्दे 80% बच जाएंगे, बाकी 20% जो पेन किलर का रोल है वो डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया। शुगर कंट्रोल करने का फार्मूला कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने अपने इस राज को, इस फार्मूले को खोल खोल के बताना शुरू कर दिया। आपकी खुराक में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और गंदे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और जो गंदे कार्ब्स होते हैं उसको कहते हैं सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स। सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स अपनी जिंदगी से मुकम्मल बैन कर दें। सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स कौन से होते हैं? सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स में आपके तमाम अनाज हैं, जिसमें गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये आपके सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं। ये इसमें क्योंकि आजकल मशीनें इतनी बारीक पीसती हैं आटे को कि उसका जो फाइबर है वो सारा ज़ाय हो जाता है, फाइबर रहता ही नहीं है, और उसमें जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो भी सारे जल जाते हैं। तमाम बेकरी आइटम्स सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं। जितने बर्गर आपको मार्केट में मिल रहे हैं, शवारमे मिल रहे हैं, जितने भी फास्ट फूड की चेन्स हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है, ये OTPT करके कोई 1 पोटैटो 2 पोटैटो वाली जो रेंज है, ये सारी कंपनीज आपके गुर्दों की अल्टीमेटली रेड लगाएंगी। आपकी शुगर बढ़ेगी तो गुर्दे आपके तबाह होंगे। फिर इसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी है, स्टिंग है, रेड बुल है, कराची वालों पाकोला है, ये जितने भी आपको ड्रिंक्स मिलते हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं या नॉन फिजी ड्रिंक्स हैं, सारे आपके गुर्दों को तबाह करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको ज़रा बता दी हैं कि गुर्दों की अगर आपने हिफाजत करनी है, प्रोटीन आप खाएं, फैट्स आप खाएं, हेल्दी फैट्स खाएं, हेल्दी फैट्स खाने, नॉट वेजिटेबल्स ऑयल्स या सीड्स ऑयल आपने नहीं खाने। प्रोटीन में आपने कोशिश करें कि जो एनिमल प्रोटीन है वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होती है, वो आप खाएं। अंडे खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, जर्दी खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, बड़ा गोश्त खाएं, छोटा गोश्त खाएं, लाहौरियो खोता नहीं खाना बस उसे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब अगर गुर्दे खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, CKD में आप चले गए हैं, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब आप बताइएगा कि CKD का बंदा हो गया, जी सर, अब वो क्या खुराक है? सर देखें, जो गुर्दे हैं ना, बेसिकली उनको ख़राब करने के लिए जितनी हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, उसमें हम एक चीज़ टॉप पे रखनी भूल गए हैं, और वो है ग़ज़ा। ग़ज़ा अगर शुगर को लेके आती है तो वही ग़ज़ा गुर्दे ख़राब भी करती है। बिल्कुल। तो शुगर बाद में है, पहले तो ग़ज़ा है। क्योंकि जब हम ये क्लेम करते हैं कि शुगर ग़ज़ाई बीमारी है, तो फिर हमें उससे पहले सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा, जब हम वजह को डिस्कस करेंगे, तो पहले हमने ग़ज़ा को लेके आनी। बिल्कुल, तो जहाँ पे शुगर को अगर 70-80% लोगों के गुर्दे फेल कर रही है, तो वो शुगर कर रही है, तो उस शुगर को कौन खराब कर रहा है? ग़ज़ा कर रही है। तो इसका मतलब है ग़ज़ा को ठीक करना है, तो आपको शुगर होगी नहीं और आप बचे रहेंगे, जैसे आपने डाइट प्लान बताया। अब गुर्दे हो गए खराब, अगर खुदा ना खासा किसी के खराब हो जाते हैं, फिर 4-5 चीज़ों का बड़ा एहतियात है। उसमें नंबर 1 पे है कि आपने प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। अच्छा, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोटीन की मिकदार अब कम रखनी। जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली सर जितना जिसका वजन है वो 1 ग्राम प्रोटीन 1 kg के हिसाब से अपनी डेली की रिक्वायरमेंट है, 1 से 1.5 ग्राम। मिसाल के तौर पे अगर किसी का 70 किलो वजन है, तो वो 70 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक प्रोटीन की उसकी बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ओके, जो कि नॉर्मल बहुत ज़रूरी चाहिए। ठीक है।
अच्छा, इसमें हम ये होता है कि जब किसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसकी फिर प्रोटीन डाइट को हम कम कर देते हैं, आधी कर देते हैं। अगर किसी ने 100 ग्राम प्रोटीन डेली की लेनी है तो वो 50 पे आ जाएगा, ओके, आधी प्रोटीन। तो सबसे पहला काम है कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, प्रोटीन यानी मना नहीं है, मना नहीं है, मना मतलब नहीं। गोश्त कम कर दें। सर नहीं, उसमें ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन की फॉर्म में ऑलरेडी जा रही होती हैं। वो जिसमें जिस तरह अंडे की सफ़ेदी है वो प्रोटीन है, एक अंडे में तकरीबन 7 से 10 ग्राम तक प्रोटीन होती है। तो इसी तरह गोश्त है, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है और दही है, ये सारे, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये सारे प्रोटीन का सोर्स है। अच्छा, अब उसने अपने आप को वेल बैलेंस तरीके से जाते हुए उसने, हम उनको समझाते ही हैं कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाना है, ओके, एक एक बोटी के साथ। ओके, शोरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दालें भी खानी है तो आप हफ्ते में अगर गोश्त को रिप्लेस कर दें दालों के साथ तो भी वो आपकी प्रोटीन बैलेंस हो जाती है। उन्होंने बेसिकली सालन जो खाना है वो सब्ज़ी खानी है, ओके, सब्ज़ी खानी है, सब्ज़ी और रोटी, जिस तरह जो नॉर्मल हमारे अब खाते हैं। ये फिर उनका डाइट प्लान में आ जाएगा कि वो रोटी और सब्ज़ी खाएं। प्रोटीन फिर हम पीछे ले जाएंगे, कम ले जाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है वो नाश्ते में दही के साथ ड्राई फ्रूट्स हल्के जो घरों में आम मतलब सब्जी चल रही है, रोटी चल रही है, वो वही वही चावल भी खा सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं सर, क्योंकि वो चावल में तो बेसिकली है ही कार्ब्स है। अच्छा, और इनकी कार्ब बेस्ड डाइट हो जाती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जब ये कार्ब बेस्ड डाइट खाएंगे तो इनकी शुगर तो कंट्रोल नहीं होगी, यस, ये बात है फिर ना सर। दवाइयाँ खाएंगे, फिर उसके लिए इंसुलिन लेंगे। गुर्दों की खराबी में दवाइयाँ भी कम काम करती हैं। एक आध दवाई के अलावा हमारे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है ओके, कि हम गुर्दों में ज़्यादा दवाइयाँ दे सकें। फिर कोशिश ये होती है कि इधर से गंदम और सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करवा के उनकी उधर से किसी हद तक किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोका जाए, और इधर से फिर इंसुलिन और जो एक आध दवाई की ऑप्शन है। नाजरीन, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिंदगी से निकालेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई, आप इन चीज़ों को नहीं निकाल रहे, गुर्दों की रेड लग जाएगी, तबाह हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सारी उम्र आपको जो डाइट डॉक्टर कहेंगे कि जी अब ना आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, और होर चूपो, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में होर चूपो, अब आप चावल भी खाएं और रोटी भी खाएं और सब्जी के साथ खाएं, अब आप गोश्त नहीं खाएंगे, गोश्त थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा सर पोटाशियम रिच डाइट से भी मना किया जाता है। सर पोटाशियम किस में आता है? पोटाशियम हमारा होता है सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है ये डेट्स में, खजूरों में होता है। ओके, इसके अलावा बनाना में होता बनाना है, में होता पोटैटोज या आलू में हो सकता है, हाँ। और सैलड्स टमाटोज में, सैलड फ्रेश वेजिटेबल्स जो हाँ। सैलड्स है उनमें भी इनके अलावा फिर उसके बाद उनमें आ जाता है। ये बेचारे सलाद भी नहीं खुल के खा सकते। ओके, लिमिटेड अमाउंट में ले, जिन जो Limited। 3-4 चीजें मोटी हैं नहीं तो सर ये बहुत इनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जिनका पोटाशियम बड़ा होगा, जिनका पोटाशियम बढ़ रहा हो। तीसरे नंबर पे फास्फेट या फास्फोरस जिनमें ज्यादा होता है, वो ये डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, अब दही भी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें फास्फेट है, और फास्फेट सीकेडी के पेशेंट्स में पहले ही बड़ा होता है। पहले बढ़ा। उनको फिर हम कह देते हैं कि आपने थोड़ी सी मिकदार में दी। सर मतलब आपने अब चीजें बिल्कुल सर समरी यह है कि लाइफ बढ़ गई है, ठीक है, मुश्किल तो है। इससे बेहतर नहीं है कि पहले शुगर को बांट दो, हम्म, शुगर बढ़ गई तो सब बच जाएंगे। बच्चे अगर शुगर ने आपको बांट दिया तो फिर गुर्दे भी बढ़ गए, दिल भी बढ़ गया। सर ये बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज है। आप सर बार आजकल तो ये नेशनल हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया। वो पिछले दिनों वो अफजल मरवत जिन्होंने ये लफ्ज ईजाद किया, वो कोई सॉफ्टवेयर भी कोई चला रहे थे, किसी कंपनी ने कहा कि ये उनका, तो उधर उन्होंने कहा जी मुझे तो 12 साल से शुगर है, तो आपका सॉफ्टवेयर ही बढ़ गया। तो ये बढ़ गया जो है ना, आजकल बच्चा चल रहा है, ठीक है। स्कूलों में भी ये चल रहा है, बढ़ गया। और सर एक और बात बता दूं, वो हमारे पास एक सीजन में वो पठान थी खातून, वो भी लकी मरवत से थी मेरे ख्याल। अच्छा, वो भी बढ़ गया वाला लफ्ज वो बोलती थी, हाँ। और उन्होंने डिफेंड भी किया था। हाँ, डिफेंड भी। ये पाकिस्तानी की वोकैबुलरी का ये बन गया लफ्ज। दोस्तों आजकल चेरी का सीजन है, या आपको नजर आ रहा हो चेरी, चेरी खाना चाहिए शुगर के लोगों को या नहीं खाना चाहिए? तो आज हम इस पे बात करते हैं कि चेरी का शुगर पे क्या इम्पैक्ट आता है। दोस्तों जब भी आपने कोई फ्रूट खाना हो या कोई भी चीज़ आपने खानी हो, आप उसमें 2 चीज़ें लाजमी गूगल करते हैं, 2 चीज़ों को आप लाजमी देखते हैं। एक का नाम है ग्लाइसीमिक इंडेक्स और दूसरे का नाम है ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये बताता है कि शुगर कितनी तेजी से चलेगी, तेजी से बढ़ेगी,
अच्छा, तेजी से तो बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो ग्लाइसेमिक लोड बताता है। लोड बताता है कि उसमें शुगर की मिकदार कितनी है, और इंडेक्स बताता है कि शुगर की बढ़ने की स्पीड कितनी है। खुशखबरी सुन लें, माशाल्लाह चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सिर्फ 29 और लोड है इसका 6। वो तमाम खुराक, वो तमाम फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे हो बिल्कुल सेफ है, और वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे हो बिल्कुल सेफ हैं। तो आप इतनी चेरीज, ये आधा बाउल है, तो इतनी चेरीज आप एक वक्त में आप खा सकते हैं। और लेकिन अगर आपने प्याला भर के खाना है तो फिर टांगे थोड़ी सी आपको पाँव हिलाने पड़ेंगे, वॉक शॉक कर लेना। तो डॉक्टर महबूब साहब से आज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जब हम आए थे तो चेरी का बड़ा बाउल भरा हुआ था। जी सर। सर जी आधा भी नहीं रहा। सर देखें, 1 2 3 4 लोग खाने सर वाले मैं हैं यकीन और आधा बाउल सिर्फ। सर मतलब सारी ये गुटलियां आपके सामने पड़ी हैं, आपने रेट लगा कर रख दी। आपको पता है कि कितना महंगा है ये? 600 रुपए का, 600 का या 600 रुपए का एक डब्बा आता है। अच्छा, और तुसी इस तरह खाता है कि जिਵੇਂ जिंदगी च पहली दफा खाता है, ठीक है, ये आखिरी दफा खाता ये है। एक और बात डॉक्टर साहब अगर कोई बंदा बाउल रख दे तो सारा नहीं खाना होता। अच्छा, अब आपकी सजा ये है कि इसके बेनिफिट्स बताएं। देखें। अब खा ली लोगे। सब आप समझ गए। ये एक तो सर ना थोड़ी सी चेरीज लेके आए, मतलब 600 रुपए की किलो आती है सर, ज्यादा से ज्यादा ना को 30 रुपए की लेके आए। किलो नहीं, पाओ, 600 का। पाओ। मैंने पूछा होगा, सर ने पूछा होगा सब तो कट किन्ने पैसा नहीं देना। उन्हें दे दे। अच्छा, तब से हमसे बचा के रखी है कि भाई मैंने इस पे वीडियो बनानी है, मैं आपको बाद में इस खाने की इजाजत दूंगा। डॉक्टर साहब ये सीक्रेट आपने रिकॉर्ड ना करवाए ना सर रिकॉर्ड, और साहिल साहब ये ऑन रिकॉर्ड भी जाए, सारे ग्रुप्स में भी जाए, एडिट नहीं होने देना। ना एडिट नहीं होने देना। Okay. सर ये बेहतरीन फल है, हमारे जो नॉर्दर्न शुगर एरियाज दोस्त है, है, शुगर शुगर दोस्त फल है, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज का बड़ा जबरदस्त फल है। वहाँ से ये लाहौर में और बाकी पूरे मुल्क आजकल में जाता सीजन है है। सर। आजकल सीजन में इसका सर, इसकी ना 3-4 बड़ी जबरदस्त क्वालिटीज हैं। एक तो ये है कि ये अहले शुगर इसको ना 10-15 के करीब एक टाइम पे खा सकते हैं। ओके, अगर इससे ज्यादा इन्होंने खाना है तो फिर उनको कोई ना कोई वॉक या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इससे ना नींद लोगों को बड़ी अच्छी आती है, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन वो वाली हमारे जिस्म की रतूबत है जिससे हमारा नींद का मैकेनिज्म रेगुलेट होता है। इसका मतलब इसको रात के वक्त खाया जाए? सर किसी भी टाइम खा लें, Okay. बस वो रेगुलेट करता है, ओके, ठीक है, समझ। उसने रेगुलेट करना है। तो मेलाटोनिन का बड़ा अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, तो इसलिए ये नींद जिनकी डिस्टर्ब है वो भी इसे उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। दूसरा सर, इसके अंदर ना बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ओके, आपको पता है जिस तरह बाकी ऑरेंज है, माल्टा है, लीमू है, ये जो खट्टे फल होते हैं, इसी तरह चेरीज के अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती जो है, कि एंटीऑक्सीडेंट है, डिफेंस बिल्कुल। सिस्टम को आपके बहुत अच्छा करता है। और वो विटामिन सी खास तौर पे वो लोग जिनके मसूड़ों में खून आता है बार बार और एजिंग की वजह से उनके मसूड़े कमजोर हो गए हैं, उनको विटामिन सी की कमी रहती है, तो वो अगर ये खाएंगे तो उनको बड़ा बेनिफिट देगा। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि सर ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है। एंटीऑक्सीडेंट सर, हम इधर उधर से इतनी चीजें खाते हैं वो जिस्म में सोजिश करते हैं, ओके, और वो सोजिश को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ना लेंगे तो वो सोजिश आगे जाके मजीद नुकसान करेगी। ठीक है, इसके अंदर बड़ा अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी का। और सर एक और, मर्दाना ताकत, और खास तौर पे वो लोग जिनको सेक्सुअल डिजायर कम होती है, परफॉर्मेंस का इशू नहीं है लेकिन डिजायर ही कम होती है, उनके अंदर ये लिबिडो को, सेक्सुअल डिजायर को, या जिसको हम कहते हैं ना रगबत को, ये बढ़ा देता है, जिसके इसके अपने बेनिफिट्स हैं। और ये बहुत अच्छा और जबरदस्त फल है। अपना खरीद के खाओ तो फिर ਹੁੰਦਾ ਇਹ अगर ਤੁਸੀਂ स्टूडियो ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये एफ्रोडिजियक तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, एफ्रोडियासिक नहीं है ये। बेसिकली जो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को रेगुलेट ओके, करता है।
सिर्फ मर्दों के लिए या दोनों के लिए। अच्छा, औरतों तो में खवातीन में टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा तो बाल आ उसमें जाएंगे नहीं, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और औरतों में एस्ट्रोजन लेवल्स एस्ट्रोजन। को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो लिबिडो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाजरीन, सम अप करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 29, ग्लाइसेमिक लोड 6, यानी बिल्कुल सेफ फल है। आप इसको कोई 15-20 पीस एक दफ़ा आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा खाना होगा तो आपको वॉक वगैरह कर लें। विटामिन सी का भरपूर खजाना है। मेलाटोनिन जो नींद को रेगुलेट करता है हार्मोन, वो भी इसमें है। और डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और ये बताई है कि ये आपकी लिबिडो पावर यानी सेक्सुअल डिज़ायर को इन्हेंस करता है, मर्दों के लिए भी खवातीन के लिए भी, क्योंकि मर्द इसको खाएंगे तो इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे और खवातीन खाएंगे तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। और आप ये देख लें कि ये दोनों ने जफियां डाली हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखो ना, दो चेरी ने आपस में जफियां डाली हुई हैं, तो इससे भी साबित होता है कि रगबत है सर, प्यार है। ठीक है, तो दोस्तों हम हंसी मजाक में सारा आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। एक और शुगर दोस्त फल का जिक्र करेंगे कि शुगर के मरीज इस फल को कितना खा सकते हैं। आजकल इसका सीजन है और ये आपको येलो कलर के जो आपको जगह जगह पे पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे होंगे, इसको कहते हैं लोकाट। ये एग्जैक्ट एरिया का मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने एक दफ़ा सरगोदा से इस्लामाबाद गया था तो रास्ते में ये बहुत सारे मैंने इसके बाग देखे थे और मैंने खड़े होके ये वहाँ पे फल खरीदा भी था, खाया भी था। ये बड़ी पुरानी बात है। लोकाट को इंग्लिश में जापानीज प्लम कहते हैं, यानी जापानिया दा आलू बुखारा है सर, जापानियों का आलू बुखारा। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, कोई भी आपने फल खाना हो तो आपने हमेशा उसकी दो चीजें देखनी है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और ग्लाइसेमिक लोड कितना है। जब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। इस फल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 है, ये मीडियम है, ना ये बिल्कुल सेफ है और ना ये बहुत डेंजरस है, ये मीडियम है। लेकिन जो अगली बात बताने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें शुगर की क्वांटिटी बड़ी कम है। इसका ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 4.5 4-5 के दरमियान है। दोस्तों आप एक सिटिंग में 4 से 5 दाने आप खा सकते हैं, बट अगर इससे ज्यादा आपने खाने हो तो फिर आपको थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। डॉक्टर कैसर साहब हैं जो इस फल के बड़े शौकीन हैं और अभी हम स्टूडियो में जब लाए थे तो ये बाउल एक नहीं था, बड़ा बाउल था, भरा हुआ था, सारे खा गए हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि डॉक्टर साहब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रख लें, तो वो कहने लगे जी इसके बेनिफिट्स बड़े हैं इसलिए मैंने खाए हैं। तो डॉक्टर साहब जरा बताएं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सर ये आपने भी खाए हैं। अच्छा डॉक्टर्स ऐसे ही बदनाम ना करें। सर मैं तो चंगे चंगे खाने लगा। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ऐसी ਗੱਲ नहीं है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ हो। सर लोकार्ट जो है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, जिसमें सोजिश को कम करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसके अलावा मिनरल्स इसमें बहुत सारे हैं और वाइटामिन का खजाना है। सर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसका बॉडी में क्या रोल होता है? बेसिकली इन्होंने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ने बॉडी में कोई भी गैर ज़रूरी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको रोकना होता है। ये एंटी कैंसर भी है, लाइक ये जो कैंसर होने को रोकता है, उसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स इसमें हैं और फिनोलिक एसिड्स हैं जो कि कैंसर के अगेंस्ट ग्रोथ होने लगती है ना कि कैंसर सेल्स की, उनको रोकता है ये। अब विटामिन में इसमें विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है और इसमें इसके अलावा मैग्नीशियम है, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम है इसमें, कॉपर भी है इसमें, कॉपर है और आयरन भी इसमें है। डॉक्टर साहब इसमें मैग्नीशियम की अच्छी खासी मिकदार है, आप जरा बताएं कि मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में मैग्नीशियम ओवरऑल बॉडी में एक तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, बोन ग्रोथ को, बोन हेल्थ को बेहतर करता है। इसके अलावा जल्द के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसके अलावा नींद में, मेमोरी में और स्लीप के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसके मैग्नीशियम के। और जिस तरह कैल्शियम है तो वो आपके वो हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है। और जो विटामिन हैं उसमें विटामिन B6 है और जो इसमें पोटाशियम की भी अमाउंट होती है। पोटाशियम बेसिकली मसल्स को और नर्व्स को मजबूत करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल इसके बहुत अच्छा पैकेज है इसमें कि आपके जो आपने कोई मल्टी विटामिन लेना है वो सारे मल्टी विटामिन इसमें मौजूद है।
तो डॉक्टर साहब इसको एक वक्त में कितना खा लिया जाए? जिनकी शुगर पे डिपेंड करता है। अगर शुगर आप लोगों के जिस पेशेंट के कंट्रोल में है वो 3 से 4 इजीली ले सकते हैं। 3 से 4। और अगर शुगर लेवल ज़्यादा तो फिर वॉक थोड़ी सी कर लें, 10 थोड़ी सी वॉक कर लें। 15 मिनट वॉक। अच्छा नाजरीन, आप इसको 4 से 5 पीस बड़े सेफ हैं, आप खा सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा खाने हो तो फिर थोड़ी सी आप वॉक कर लीजिएगा। एक चीज़ जो मैं हमने नई सीरीज स्टार्ट किया कि शुगर दोस्त फल जो है, शुगर दोस्त सब्जियां, वो सारी बताते जाएंगे। एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे आपसे कहूँगा, इसकी जो गुठली होती है उस गुठली को ज़ाय मत करें। उस गुठली को थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, उसके अंदर डाल दें इसको। आपने बस इतना से काम करना है, बाकी अल्लाह जाने, फितरत जाने, अल्लाह के कवानीन जाने। बस आपने थोड़ी सी इनिशियल हेल्प कर देनी है। घर में गमले हैं तो वहाँ लगा दें, अगर कोई क्यारी है, गार्डन है तो वहाँ पे लगा दें। हो गया तो हो गया, ना हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप फितरत दोस्त बन जाएं। और हो सकता है कि अगर पौधा निकल आए तो फिर कितने लोगों को फ़ायदा होगा। लोकाट खाएं और 4 से 5 दाने खाएं, अपनी शुगर का ख्याल रखें। दोस्तों, आज हमारी दूसरी प्रोडक्ट है साई लाइफ की। साई लाइफ पाकिस्तान की एक बड़ी और रिलायबल कंपनी है फार्मास्यूटिकल की। मैंने जैसे बताया था कि मैं कराची में था तो साई लाइफ के सीईओ के साथ मेरा नाश्ते पे मीटिंग थी और वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। एक था उनका मल्टीविटामिन, जिस पे हमने पिछले हफ्ते वीडियो आपने देखी होगी, और दूसरा गिफ्ट था साई फुट। साई फुट जो है, शुगर के मरीजों के पाँव जलने की जो तकलीफ है, ये उसी को पता है जिसके पाँव जलते हैं, जिसको न्यूरोपैथी सारे कहते हैं। तो शुगर के मरीजों को अपने मुंह के निस्बत पाँव की ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है। साई फुट आपके पाँव की हिफाजत के लिए है। और आज हम डॉक्टर कैसर साहब से पूछेंगे कि इसकी अनबॉक्सिंग। जी सर। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया कि वो तमाम आइटम्स, दवाइयाँ, खुराक जो शुगर के दोस्तों के, शुगर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हम उनके रिव्यू किया करेंगे। और आज हम साई फुट पे सर्व करेंगे कि बिल्कुल सर। जी, हमारे पास प्रोडक्ट है साई फुट। लेकिन पहले मैं बताता चलूँ कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि उनके पाँव जलते बहुत ज़्यादा है। किसी के गर्म सर्द हो जाते हैं, किसी को जलना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में एडवांस फॉर्म में हिस्स महसूस भी नहीं होती या सुन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर ज़ख़म हो जाते हैं। ज़ख़म होने के बाद खुदा न खास्ता जिसमें फिर सर्जरी और काले हो जाना और गैंग्रीन जिसे हम कहते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें मेन तो पार्ट आपका है कि आपने अपनी डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल करना है। ओके। लेकिन ये जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम आज इसके बारे में बताते हैं कि ये आपके पाँव को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो साई फुट क्रीम है, इसमें कुछ कंटेंट है जिसमें एल-आर्जिनिन है, एलोवेरा है, सैलिसाइलिक एसिड है और इसके अलावा ग्लिसरीन है और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है और डाइमेथिकॉन है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें सब में जो तकरीबन इसके में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एल-आर्जिनिन है। एल-आर्जिनिन का काम क्या होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है। ओके। शुगर के पेशेंट में स्पेशली जब उनकी शुगर ख़राब रहती है तो उन पाँव वाले हिस्से में उनके खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनके पाँव में एक तो ये जलन वाला मामला होता है। दूसरे नंबर पे इसमें जो बाकी कंटेंट्स हैं, मेन सब का एक ही पर्पज़ है, उन्होंने मॉइस्चराइज़र का रोल प्ले करना है। ओके। लाइक जैसे आपको शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि वो चेहरे को शीशे में सुबह देखें ना देखें, पाँव को ज़रूर देखें, ओके। स्पेशली जिनकी शुगर लेवल ख़राब रहते हैं, ताकि कोई भी चीज़ लगे क्योंकि इनकी हिस्स ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी हमारे सीजन 24 में बहुत सारे लोग आए जिनके पाँव जो हैं मैंने जख्मी आपको हैं। पिछले दिन आप एक तस्वीरें तस्वीर भेजी भेजी थी। थी हाँ। कि पेशेंट को अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, तो उनके पाँव लाइक काले हो चुका है, लाइक अंगूठे काले वाला हो हिस्सा, चुका है। तो उसमें शुगर ख़राब रहने की वजह से। तो तो ये ये सर्कुलेशन की कमी की वजह से होता है। सर्कुलेशन की कमी प्लस उनमें नर्व डैमेज होना शुरू हो नर्व जाता है, डैमेज जिसे है। न्यूरोपैथी कहते हैं और आर्टेरियल जिनकी ब्लड उसमें फ्लो ये करना साई शुरू फुट कितना हेल्पफुल होगा? साई फुड तो बेसिकली ना इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, प्रोटेक्टिव है प्रोटेक्टिव बेसिकली। इसमें, यानी कि आप खाली कोई भी मॉइस्चराइजर घर में पड़ा है वो लगाएंगे, लेकिन उसमें एल-आर्जिनिन ये नहीं नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एडिशन एल-आर्जिनिन का और बाकी जो कंटेंट्स हैं वो सारे मॉइस्चराइजर का रोल प्ले करेंगे। ओके। जो आप, और दूसरे इसमें जो सैलिसाइलिक एसिड है, अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत उधर ख़राब हुई हुई है तो उसको सॉफ्टन करेगा, लाइक उसको नरम करने में हेल्प करेगा। और बाकी जो इसके ग्लाइकोल है उसने मॉइस्चराइज़र करना है उसको, और दूसरों ने जो है उस मॉइस्चराइज़र को रिटेन करना है। सम टाइम आप कोई चीज़ लगाते हैं तो मॉइस्चराइज़र उसी टाइम उतर जाता है,
तो उसको ज़्यादा देर के लिए उस जगह लगा रहेगा, और ये 2 से 3 मरतबा दिन में आप इस्तेमाल हाँ। कर सकते हैं। इसको इस पे लिखा हुआ भी मैंने, इसको पहले पाँव अपने साफ कर लें, धो लें और टॉवल से उसको खुश कर लें। उसके बाद फिर आप इसको तलवों पे लगाएं और ऊपर वाली साइड पे भी लगाएं और उसको ना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करवाएं। बहुत मैंने- ज़्यादा भी ना लगा दें, एक हल्की सी तह में लगा दें, ओके, और ये सुबह शाम लगा सकते हैं। और लेकिन मेन जो हमारा यहाँ पे पैगाम है, ये क्रीमें बेचने के लिए हम नहीं कर रहे, आपने बेसिकली अपनी शुगर को सही करना है। शुगर को कंट्रोल शुगर को कंट्रोल करेंगे तो इन चीज़ों से आप ये सपोर्टिव रोल है सर, सपोर्टिव रोल है रोल है। जस्ट। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ, दोबारा से बता दूं कि इस दवाई की कंपनी से, साई लाइफ से, या इसकी रिव्यू के लिए या अनबॉक्सिंग के लिए हमने कोई पैसे नहीं लिए। आप जहां से मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप दुकानों पे मिल जाएगी, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे मिल जाएगी। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फूड कंपनी के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिससे शुगर के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती हो, हमें जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट कर लें। अगली अनबॉक्सिंग हम आपकी प्रोडक्ट की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा कंटेंट आप बाकी जगहों पे भी शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो बस अपने तक महदूद न रखें। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं आप अपने फैमिली के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।